बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, यानी कि अगर इस तरह से इस लूप में टोटल वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को, यानी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर आप एक पार्टिकल को ए से बी ले जाते हैं, तो यानी कि आप डिफरेंट पाथ से ले जाते हैं, यानी कि इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं और इसको हम 3 बोल रहे हैं। तो इन तीनों पाथ में वर्क डन क्या होगा? इक्वल होगा। ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 विल बी इक्वल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय पाथ 1, वर्क डन बाय पाथ 2 और पाथ 3 तीनों बराबर होंगे। वर्क डन कौन सा है? ए टू बी, यानी कि वर्क डन इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय पाथ 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वल होंगे। ये हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर ये वर्क डन कुछ 1 ए बी है, तो अगर इसको वापस लाया जाए तो वो वर्क डन कितना होगा? अगर बी टू ए वर्क डन है तो वो माइनस टाइम्स वर्क डन ऑफ ए टू बी होगा, यानी कि अगर इधर ले जाने में कुछ एक्स वर्क हो रहा है तो वापस लाने में माइनस एक्स वर्क होगा। कह सकते हैं हम कि अगर हम ए टू बी जा रहे हैं और बी टू ए जा रहे हैं, तो वर्क डन बाई ए टू बी किसी भी पाथ के थ्रू जा सकते हैं। आप लेट से इसके थ्रू गए और इसी के थ्रू वापस आए, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 2 is equals to negative times of work done in taking the particle from B to A। यानी कि अगर A टू B जा रहे हैं और B टू A जा रहे हैं, दोनों वर्क डन क्या होंगे? अगर एक W है तो एक माइनस W होगा, वो नेगेटिव टाइम्स होगा। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई पाथ 2 एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई पाथ 2, यानी कि आप इधर से गए और इधर वापस आ गए तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? जीरो हुआ। अब हमने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि आप पाथ 2 से जाओ या पाथ 1 से जाओ, जाने का तो सब वर्क डन इक्वल है। तो आप ऐसे गए और ऐसे गए, दोनों वर्क डन बराबर है। तो आप ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, यानी कि वर्क डन in taking the particle from A to B through path 1 plus work done from taking the particle from B to A through path 2 is 0। तो आप देखेंगे यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं टोटल वर्क डन इक्वल होगा। तो यानी कि ए से बी आप किसी भी पाथ के थ्रू जा रहे हैं तो कुछ डब्ल्यू वर्क डन होगा, और बी टू ए आप किसी भी पाथ से आ रहे हैं तो ये माइनस डब्ल्यू होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल बी जीरो। आप दोनों को ऐड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स की। दूसरा हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल, यानी कि ये पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी वर्क डन है वो कंजर्व हुआ एज ए अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 1,2 टू फाइनल पोजीशन 4,5। अगर आपकी फोर्स इस तरह से है तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको जैसे हमने पढ़ा था कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर कांस्टेंट फोर्स है। आप अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? कांस्टेंट है,
तो हम ये लिखेंगे एफ डॉट डी आर। डेल्टा आर वेक्टर आपका वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो R2 को आप क्या लिख सकते हो, R2 इज 4i प्लस 5j। R1 को आप लिख सकते हो वो i प्लस 2j। इसको सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा 3i प्लस 3j, ये मिल जाएगा 3i प्लस 3j, आपका डेल्टा आर आ गया। तो हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 4i प्लस 3j और डेल्टा आर की वैल्यू है 3i प्लस 3j। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 12 प्लस 9 दैट इज 21 जूल। तो इस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स कैसी दी गई है, देखो फोर्स इज वाई आई प्लस एक्स जे। वाई आई प्लस एक्स जे है, वर्क डन है। और यहां पर देखना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द वर्क इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 2 to 3 एंड 3 to 2, 3 to 5, 6 इज द फोर्स कंजर्वेटिव। और आपको बताना है ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो बच्चों पहले हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। लेट से ये हमारा कोऑर्डिनेट है, 2, 3 कुछ पोजीशन इस तरह से होगी। लेट से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और 5, 6 हम कुछ इस तरह से मान लेंगे। लेट से दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो हमारा पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके, पार्टिकल इस तरह से नहीं जा रहा है, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है, यानी कि दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अब किसी भी पाथ से जाएंगे। अब यहां पर बच्चों, यहां पर फोर्स कैसी है, वेरिएबल है। कैसी फोर्स है, वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा, आप ये देखो, आप यहां पर ऐसे जाएंगे तो आपका साथ में वाई और एक्स दोनों चेंज होगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें पाथ डिफाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ये ऐसे करके जा सकते हो और इस तरह से जा सकते हो। इसको बोल सकते हो आप पाथ 1। पाथ 1 में यहां पर देखोगे, पाथ 1 में यानी कि इसको आप सी बोल सकते हो। यानी कि अगर ए टू बी आपको जाना है तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन इनटू सी टू बी। यानी कि आपको ए टू बी में पूरा वर्क डन निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए टू सी है और सी टू बी। अब ये देखो ए टू बी इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी है। तो हम एक पाथ के थ्रू देख लेते हैं, एक पाथ के थ्रू देख लेते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी अगर हम बात करें, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी में हमें फोर्स लेनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, यहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वस टू 3 होगी। y इक्वस टू 3 होगी और यहां पर y इक्वस टू 3 आ जाएगा तो आपकी फोर्स आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस एक्स इंटू जे। और आपका जो dr वेक्टर है उसको आप dxi प्लस dy लिख सकते हैं। आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, ये आ जाएगा। अब बच्चों आप ये देख सकते हो कि अगर y इक्वस टू कॉन्स्टेंट पर अगर मूव कर रहे हैं, y इक्वस टू 3 है, तो अगर y इक्वस टू 3 है तो dy क्या होगा आपका, इफ y इक्वस टू 3 देन dy की तो वैल्यू 0 होगी। भाई y में तो कोई चेंज है ही नहीं। यानी कि आपने क्या किया है, इस आप दोबारा से देखो, हमने क्या किया है, इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। इस पार्ट में आपकी फोर्स क्या होगी, देखो यहां पर y की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू वेरिएबल होगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो आप इसको लिख दिया 3i प्लस एक्स जे इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3dx बन जाएगा और ये x dy बन जाएगा। ये x तो वेरिएबल है लेकिन dy की वैल्यू 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि dy की वैल्यू 0 है।
तो आप 3 इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू आप देखोगे कहां से, 2 टू 5 चेंज हुई है, 2 टू 5 चेंज होगी तो ये आ जाएगा 3, 3 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगी 9। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी आया। ठीक है बच्चों। अब वर्क डन फ्रॉम सी टू बी निकालना है हमें। सी टू बी में आप सीधे ये कर सकते हो, आप जैसे वाई आप पहले तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहां पर सी टू बी में देखना है आपने, सी टू बी में देखना है, सी टू बी में आपका क्या है, एक्स कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर x कोऑर्डिनेट 5 है, तो बच्चों आपका ये आएगा y dx प्लस x dy, ये आएगा। तो dx तो 0 है, x कांस्टेंट है, तो बच्चों आप क्या कह सकते हो, x कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5। और dy की वैल्यू आप देख रहे हो y कोऑर्डिनेट 3 से 6 चेंज हो रहा है, यानी कि dy की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगी। तो आपका वर्क डन फ्रॉम सी टू बी आपको मिल जाएगा 15। तो टोटल वर्क डन आपका, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटन एज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, एंड दैट विल बी 9 प्लस 15 विल कम आउट टू बी 24 जूल। अब ये बच्चों हमने एक पाथ के थ्रू देख लिया है। हम दूसरे पाथ के थ्रू अगर देखें, अगर हम इस तरह से भी जा सकते हैं इसमें, यानी कि यहां पर ये डी पर गए और फिर डी से बी पर गए, तो अब हम इसमें लिखेंगे कि वर्क डन ए टू बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू सी। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू डी में आप अगेन ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कर दोगे। कैसे करेंगे ये आप क्या करोगे, ये आप आएगा एफ डॉट डी आर से, यानी कि एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई, ये आता था। अब यहां पर ए टू डी में बच्चों ये देखोगे, ए टू डी में एक्स कांस्टेंट है, क्या है, एक्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। डी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यानी कि ये टर्म आपका 0 होगा, ये टर्म 0 और x की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ गई है, दैट इज 2। तो आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू डी वाई। लिमिट आप लगा सकते हो dy की वैल्यू 3 से 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 जूल आ गया। अब वर्क डन फ्रॉम डी टू सी, डी टू बी, डी टू बी, डी टू बी में अगेन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आप ये करोगे। अब यहां पर देखोगे आप, ये y यानी कि x एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, तो y कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 6, तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, dy की वैल्यू 0 हो जाती है, यहां पर dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू है 6, और dx लिमिट क्या यहां से आएगी 2 टू 5, तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 दैट इज 18 जूल, ये आ गया। तो टोटल वर्क डन आप निकालोगे ए टू बी का, आपको बोलोगे ए टू बी का वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, दिस इज 6 प्लस 18 एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट 24 जूल। तो आपने एक पाथ से निकाला वो भी 24 जूल आया, हमने एक कोई पाथ ले लिया उससे भी 24 आया और दूसरे पाथ से भी 24 आया, यानी कि ये वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो वर्क डन इज, हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर पाथ से इंडिपेंडेंट है तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि F इक्वल्स टू वाई आई प्लस एक्स जे इज कंजर्वेटिव। तो ये फोर्स कैसी हो जाएगी बच्चों, कंजर्वेटिव हो जाएगी। कंजर्वेटिव कैसे होता है, अगर ये स्टेटमेंट है तो फोर्स कंजर्वेटिव होगी, अगर कंजर्वेटिव है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फोर्स इज
कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव। अब बच्चों जानते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसी होगी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चों वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट नहीं होगा बट डिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन कैसा होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा। यानी कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट ऑलवेज जीरो। जीरो हो सकता है लेकिन हमेशा जीरो नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या मे बी जीरो, किसी एक कंडीशन में जीरो आएगा लेकिन इट विल बी नॉन जीरो। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कैसा है? जैसे फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एयर ड्रैग और विस्कस फोर्स आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ये सारी फोर्सेज हैं एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से क्या होता है बच्चों? एनर्जी का लॉस होता है। यहां से एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, यहां पर एनर्जी में लॉस होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसी होती है। जैसे बच्चों इसको आप देखोगे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इन द फॉलोइंग कंडीशन। आपको दो पाथ दिए हुए हैं, यानी कि दिस पाथ इज ए एंड दिस पाथ इज बी। तो आपको दो पाथ दिए गए हैं। तो पहले ए का हम सॉल्यूशन करेंगे। ए में हम क्या लिखेंगे? वर्क डन। वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ वाई तो है नहीं, 1D के लिए हम एफ एक्स डी एक्स करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? वाई। और हमारे इसमें आ जाएगा dx। इसको इंटीग्रल करें। अब बच्चों आप देखोगे ये क्या जा रहा है? 0,0 से 1,1 पर। तो हमारी लिमिट क्या जाएंगी? x की वैल्यू, यानी कि x इनिशियल ये है, x फाइनल ये है। तो आप 1,2। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि y dx को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। x dx होता तो हम बहुत आसानी से कर देते, बट y dx को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम इस इक्वेशन की मदद लेंगे कि हम किस पाथ पर जा रहे हैं। हम दो पाथ पर जा रहे हैं। आप इस ग्राफ के थ्रू देखिए, हमने एक कर्व बनाया। यहां पर आपके पास 1,1 है और ये 0,0। 1,1 पर आप एक पाथ ऐसे जा रहे हैं और दूसरा पाथ आपका कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दो पाथ के थ्रू जा रहे हैं 1,1 पर। तो दोनों पाथ में हम वर्क डन देखते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पाथ में हमारा y की वैल्यू क्या है? x है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो हम जहां जहां y होगा वहां x रख सकते हैं और ये इसको x dx रख सकते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आएगी आपकी 1 to 2। तो आप इसमें देखेंगे दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, दैट इज आंसर विल बी वर्क डन फ्रॉम इन केस A इज 3/2 और यूनिट आएगी जूल्स। आ गया। सेकंड में बी पार्ट में बच्चों हम क्या करेंगे? बी पार्ट में हमें वर्क डन निकालना है। अगेन हमने क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। एफ एक्स की वैल्यू y है और ये dx आएगा। लिमिट हमारी 1 to 2 आएगी। लेकिन हमारे पास पाथ क्या दे रखा है बच्चों? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1 to 2। इसको आप देखोगे ये आंसर आएगा एक्स क्यूब बाई 3। ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रहेंगी 1 to 2। तो दिस इज 1/3 ऑफ अपर लिमिट यानी कि 2 का क्यूब, लोअर लिमिट यानी कि 1 का क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी कि 8 माइनस 1 दैट इज 7/3। तो आप देखेंगे कि पाथ ए में, ए पाथ में 3/2 आया है और पाथ बी में 7/3 आया है। तो वी कैन से दैट, वी कैन कमेंट दैट फोर्स इफ दिस इज वाई आई, तो ये कैसी होगी? दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन रहता है? तो बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी अलग से पढ़ी और कंजर्वेटिव फोर्स अलग से पढ़ी है। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में यह अंतर रहता है कि वर्क डन
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम मैं इसको इक्वेशन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, सी का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स, इज माइनस डेल्टा यू, आप ये कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपकी फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ डॉट, मान लेते हैं वेरिएबल है, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2, ये कर सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू। डिफरेंशियल फॉर्म में बच्चों ये लिखा जाता है एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू डी यू। ओके, और हम फोर्स को भी निकालते हैं कि फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी है, यहां बच्चों ये बच्चों जो फोर्स आएगी वो स्ट्रिक्टली कंजर्वेटिव होगी। फोर्स को हम निकालते हैं, दिस इज माइनस, माइनस को नहीं भूल जाना है, डी यू बाई, एक्चुअली इसको डेल भी लिखते हैं लेकिन अभी के लिए आप डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर, है ना, इसको डी यू बाई डी आर कर देते। अगर आपको फोर्स निकालना है वन डायमेंशन के लिए डी यू बाई डी आर होगी। ओके, तो फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज डी यू बाई डी आर। वन डायमेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट एफ एक्स, आपको ये रिलेशन हम बता देते हैं। आप अगर तीनों डायमेंशन निकालने हैं तो एफ एक्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा एक रिलेशन, और एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी वाई, और एफ जेड होगा माइनस डी यू बाई डी जेड। यानी कि u को अगर d के z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और वो माइनस टाइम्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का आपको ये आ जाएगा। और एक रिलेशन ये होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्योंकि हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है। हमने देखा था कि अगर एक रेफरेंस लेवल हम ले लेते हैं तो उससे अगर हम h हाइट ऊपर जाते हैं, ओके, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। लेट से दिस h1 हाइट, और हम इससे नीचे h2 हाइट आते हैं तो ये पॉइंट हो जाता है, ये हो जाती है माइनस mgh2। ये देखते हैं कैसे। बच्चों ये हमने ले लिया रेफरेंस लेवल, यहां पर सपोज करो हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं U1, ठीक है बच्चों, तो दिस इज U1, और U1 को आप कुछ भी ले सकते हो, ओके, या U1 को आप 0 ले लो, ठीक है, U1 कुछ भी ले ली। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल है जिसका मास है m, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, mg लगेगी। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, यानी कि mg मास को आप कहां ला रहे हो, सॉरी m मास को आप पॉइंट 2 पर ला रहे हो जिसका डिस्टेंस है h2 डाउनवर्ड। तो अगर a से b, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर जा रहे हैं, और बाई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, वेट के द्वारा, mg के द्वारा कितना वर्क डन होगा, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एस या डेल्टा आर। तो एफ भी नीचे की तरफ है, ओके, एफ भी नीचे की तरफ है mg, और डेल्टा आर भी नीचे की तरफ है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 आ जाएगा, कॉस थीटा 1 जाएगा तो mgh2 हो जाएगा। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन बाई दिस कंजर्वेटिव, mg कैसा है, mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, mgh2। कितना हो गया, mgh2। तो बच्चों यहां पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 2 मान लेते हैं और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 1 मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने एक रिलेशन रिलेट करना है। रिलेट क्या करना है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या डिफाइन किया है कि जो भी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, mgh2, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, mg इंटू h2। देखो ये आ गया। तो हम बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस mgh2। तो हमने यही बोला था कि अगर यहां को जीरो ले लो तो यहां माइनस mgh2 हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इनिशियल एनर्जी को आप जीरो मान लो तो वर्क डन बाई mg का नेगेटिव आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, ये देखो हमारे पास ये स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अगर यहां पर एक फोर्स लगाई जाए, यहां पर एक फोर्स लगाई जाए, तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगी, स्प्रिंग फोर्स आएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो स्प्रिंग फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस के इंटू एक्स। और एक्स यहां पर क्या होता है, याद करो ये होता है एलोंगेशन और कंप्रेशन, और कंप्रेशन दोनों। तो अगर एलोंगेशन होगा तो लेफ्ट साइड में लगेगी और कंप्रेशन होगा तो राइट साइड में ये फोर्स लगने वाली है, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आती है। तो अगर आपने इसको एलोंगेट करके कुछ x1 एलोंगेट कर दिया, x एलोंगेट कर दिया, तो ये बच्चों कैसी फोर्स है, ये है वेरिएबल फोर्स। कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एफ एक्स dx का इंटीग्रल। ओके, 0 टू x। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स dx इंटीग्रल। अब ये आप इसमें डॉट प्रोडक्ट ये देखेंगे, ये भी x डायरेक्शन में, ये भी x डायरेक्शन में। तो 0 टू x इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है u और यहां पर पोटेंशियल है, इसको u2 बोल देते हैं, इसको u1 बोल देते हैं। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा u2 माइनस u1। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स होती है एक कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन कितना है, माइनस टाइम हाफ के एक्स स्क्वायर, और माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u2 माइनस u1। तो आपको ये मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u2 माइनस u1 की वैल्यू आपको के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। तो u2 को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एलोंगेशन, और u1 को बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो। अगर इसको आप जीरो कंसीडर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करी जाती है। तो u2 को ux माइनस जीरो
इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एलोंगेशन और कंप्रेशन, ये एक्स एलोंगेशन और कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये किसी भी एलोंगेशन पर पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो थ्रू वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपकी स्प्रिंग में एक्स एलोंगेशन है तो उसके अंदर के एक्स स्क्वायर बाई 2 एनर्जी स्टोर है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कर्व को हम समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का हमने एक कर्व बनाया है, और ये कर्व कुछ इस तरह से है। तो यहां पर आप देखेंगे बी पॉइंट और ए पॉइंट, ये दोनों एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं यानी कि ये मैक्सिमम होता है और ये पॉइंट मिनिमम होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट अगर आपको याद होगा तो एट ए पर आप बोल सकते हो, ए पर आप बोल सकते हो डी यू बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशियल यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर 0 होगा। और बी पर भी आप देखोगे, बी पर भी क्या होगा आपका डी यू बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कि ए और बी पर दोनों पर डी यू बाई डी एक्स होगा। तो बच्चों अभी हमने इन दोनों को डिफाइन किया था। हमने डिफाइन किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर ये 0 है, एलएचएस आरएचएस 0 है तो एलएचएस भी 0 होगा, तो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगी एट ए एंड बी बोथ। मान लेते हैं बोथ, दोनों पर 0 होगी। तो दोनों पर अगर आपकी फोर्स 0 है तो इस, अगर किसी भी पॉइंट पार्टिकल पर फोर्स 0 है तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेते हैं कि और कोई फोर्स यहां पर, नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, एक ही फोर्स है, ना कोई कंजर्वेटिव है ना कोई, ओनली फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और वो इस एक्स पर यानी कि ए पॉइंट पर वो 0 हो गई है और बी पॉइंट पर भी 0 हो गई है। तो जिस पॉइंट पर टोटल फोर्स 0 होती है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि आप देखेंगे कि ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बच्चों यहां पर डिफाइन करते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे हमारे 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम है तो आपका डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। जैसा कि आप कर्व में यहां पर देख सकते हैं, इस कर्व को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ये आपका कर्व है, इस कर्व को हम यहां पर देख लेते हैं। यानी कि इस कर्व को अगर आप देखो तो यहां पर x1 पर डी यू बाई डी एक्स, आपका डी यू बाई डी एक्स 0 होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि आप बोल सकते हो कि u की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम पॉइंट आ गया। तो जिस पॉइंट पर u मिनिमम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखो मिनिमा की कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है। तो जिस पॉइंट पर u मिनिमम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो यानी कि आपका ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए और इस पॉइंट पर आ जाएगा u मिनिमम, तो ये इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टेबल u मिनिमम कहां पर होगा? एट ए पॉइंट पर, दिस पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि आपका डी यू बाई डी एक्स 0 और सेकेंड डेरिवेटिव आप देखेंगे जो कॉन्केविटी बताता है
वो आपका नेगेटिव हो, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड हो। तो वो कंडीशन आपकी कहां हो रही है, कहां हो रही है, वो आपकी बी पर हो रही है, एट बी। उस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको इस पॉइंट से डिस्टर्ब करेंगे, तो अगर राइट में डिस्टर्ब करेंगे तो फोर्स राइट की तरफ हो जाएगी, लेफ्ट में डिस्टर्ब करेंगे तो लेफ्ट की तरफ फोर्स हो जाएगी, तो यहां से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तीसरा आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप ये सी पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर डेरिवेटिव भी जीरो और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है। तो तीसरा आता है न्यूट्रल पॉइंट, और यहां पर क्या होता है कि आपका डेरिवेटिव भी जीरो होता है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा इस पर फोकस डालते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ए बाई एक्स ई पावर 12, बी बाई एक्स ई पावर 6। A and B are positive constant. X is distance. System is in stable equilibrium when। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और पूछा है कि सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कम होगा, कब होगा। बच्चों ये प्रीवियस ईयर में पूछा हो गया क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या कंडीशन लगाएंगे कि डी यू बाई डी एक्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा आपका डी डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप फर्स्ट निकालोगे डी यू बाई डी एक्स, निकालो डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स निकालोगे तो या एक्स की पावर क्या है, 12 है। एक्स की पावर -12 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स की पावर -12 है तो ये -12 यहां आ जाएगा और एक्स की पावर -13 हो जाएगी। माइनस बी एक्स की पावर -6 है तो ये -6 हो जाएगा और एक्स की पावर -7 हो जाएगी। ओके, तो यहां पर इसको आपको जीरो करना है। तो पहली केस आपका क्या आएगा कि आप यहां पर एक्स की पावर -7 कॉमन लेंगे, तो यह आपके पास -12 ए बाई एक्स की पावर 5 ये आ जाएगा, सॉरी एक्स की पावर 6। ओके, और यहां पर ये आ जाएगा +6b और एक्स की पावर 7 आपने कॉमन ले चुके हैं, ये जीरो आ जाएगा। तो बच्चों डी यू बाई डी एक्स आप ये निकाल लेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/x की पावर 7। इसमें से आप लिखेंगे 6b, ये पॉजिटिव टर्म होगा, ये नेगेटिव टर्म होगा, -12a/x की पावर 6 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर ये दो टर्म है और दोनों टर्म यानी कि या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगा या ये सेकंड टर्म जीरो होगा। अगर फर्स्ट टर्म जीरो है 1/x की पावर 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x मस्ट बी टेंड्स टू इंफिनिटी। एक पॉइंट ये आया इक्विलिब्रियम का। और दूसरा पॉइंट है अगर 6b -12a बाई एक्स टू द पावर 6 ये जीरो है तो यहां से x इक्वल्स टू, यानी कि x की पावर 6 इक्वल्स टू 2a बाई बी आ जाएगा आपके पास, या ये कंडीशन होनी चाहिए। ये दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देखो, आंसर तो आप यहीं से निकाल सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑप्शन में दिखेगा, बट हमें देखना है कि क्या ये स्टेबल ही होगा। इसको चेक करने के लिए बच्चों आपको फर्दर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आप इसको सेकंड डेरिवेटिव यानी कि इस टर्म को आप डेरिवेटिव करोगे, यानी कि ये होगा 6b/x की पावर 7। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको लिख लोगे 6b x की पावर -7। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -7 इंटू 6b x की पावर -8, ये हो जाएगा। तो आप इसको 6 को आप बाहर निकाल लो, आप इसको क्या कर लो 6 को बाहर निकाल लो। 6 को बाहर निकाला तो आपके पास ये -7b ओवर x की पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। ओके,
दूसरा आप देखोगे दूसरा आप देखोगे ये -12 ये -2a होगा। ये x की पावर 7 यहां से मल्टीप्लाई होगा, ये x की पावर 7 ये 13 हो जाएगा। तो x की पावर -13 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -13। ओके, x की पावर -14 यानी कि x की पावर 14 हम यहाँ लिख सकते हैं। और ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम देखना है। तो आप यहां पर x की पावर 8 को भी बाहर निकाल लेंगे। x की पावर 8 बाहर है, तो देखो x की पावर 8 बाहर है तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होगा। स्ट्रिक्टली क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। और आपके पास ये मल्टीप्लाई करके ये आपके पास +26a अपॉन x की पावर 6 -7b ये टर्म होगा। अब ये टर्म पॉजिटिव है क्योंकि ये आपके इवन पावर है और ऊपर 6 है, तो इस टर्म को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए 26a अपॉन x की पावर 6 -7b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए x की पावर a वाज 2a/b, तो हमें इस पॉइंट पर निकालना है। x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर आप देखेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर दिस पॉइंट विल टेंड्स टू 0, तो ये नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और x की पावर 6 इक्वल्स टू 2a/b अगर यहां पुट करोगे तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 26a, और इसको आप 2a/b रख सकते हो -7b। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13b -7b एंड विच इज इक्वल्स टू 6b। अब b क्वेश्चन में एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हेंस वी कैन से दैट एट x की पावर 6 इक्वल्स टू 2a/b और x इक्वल्स टू 2a/b टू द पावर 1/6 is a point of स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये पॉइंट कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा।